Good afternoon, all of you. Am I audible all? Good afternoon. Am I audible? Good afternoon, Anushka. Good afternoon, Pradnya. Good afternoon, Aditya, Sakshi, Aryan. Good afternoon, Trishna. Good afternoon. Very good afternoon to all. Okay. चलो तो आगे का पोर्शन स्टार्ट करें. बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये हम लोग देख रहे थे. और इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे. सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन जो होता है अब तक के हमने जो देखे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो स्टडी की है जिसमें हमने सबसे पहले देखे कि एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी जो है ये क्या है. ओके. क्या देख लिया हम लोगों ने. हमने यहाँ पर देखे बायोटेक्नोलॉजी क्या है. फिर बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है ये हमने कंसेप्ट देखे. फिर एक कंसेप्ट हमने लिए इवोल्यूशन का कि एक ऑर्गेनिजम्स में जो इवॉल्व हो रहा है, तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो आज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये कैसे हुआ. तो इसके पीछे का रीजन हमने जानने की कोशिश की है. तो इसमें हमने रिप्रोडक्शन जो है उसके कंसेप्ट को समझे. तो रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट में जब हम गए तो उसमें हमने एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने जाने, जिसमें हमने देखी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे न्यू लाइफ जो फॉर्म होती है वो पैरेंटल टाइप होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक न्यू कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलते हैं. तो ये जो न्यू कॉम्बिनेशन जो हमें देखने को मिल रहे हैं इसी कंसेप्ट पे हमने क्या किए कि जो हमने ब्रीडिंग टेक्निक को डेवलप किए. और जब हमने ब्रीडिंग टेक्निक को जब डेवलप किए तो उसमें हमने जो भी हाइब्रिड वैरायटी जो हमने प्रोड्यूस किए, तो हाइब्रिड वैरायटी जब हमने प्रोड्यूस किए तो इसमें हमको कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर तो मिल रहे थे. डिजायरेबल कैरेक्टर तो मिल ही रहे थे, लेकिन डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ ही साथ इसमें हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर भी मिल रहे थे जो हमारे काम के नहीं है, जिसे हम क्या कहेंगे, अनडिजायरेबल कैरेक्टर. तो अब हमें इस अनडिजायरेबल कैरेक्टर को यदि इलिमिनेट करना है और सिर्फ हमें इस डिजायरेबल कैरेक्टर को ही वहां पे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो ये डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स जो है इसके पीछे का हमने रीजन जब जाने तब हमें पता चला कि कोई भी एक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो बैठा हुआ है डीएनए, और डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट जो होता है उसे कहते हैं जीन. और जीन ही है जो किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहां पे हम लोगों ने कुछ ऐसे बायोलॉजिकल टूल को डेवलप किए, और बायोलॉजिकल टूल्स को जब हमने डेवलप किए तो उसकी हेल्प से जो अनवांटेड जो जीन सीक्वेंस है, अनवांटेड जीन सीक्वेंस और एक वांटेड जो जीन सीक्वेंस है जो हमें जैसा कैरेक्टर चाहिए, उसको हमने वहां से स्पेसिफाई करके आइडेंटिफाई करके कट कर लिए. तो इसमें जो जीन सीक्वेंस है उसमें हमने आइडेंटिफाई किए, तो उसको हमने एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस के टर्म में कल पढ़े थे. और एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमने देखे थे. याद होगा आप लोगों को. जब हम ये सीक्वेंस पे गए तो हमको समझ में आया कि जी जो डीएनए होता है उसके लिए हमको उसको कट करना है तो कहीं से भी कट नहीं करना है. अब पहली चीज तो इस डीएनए को हमको कट करना है, तो डीएनए को कट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है एक स्पेशल एंजाइम जिसको कहते हैं
रेस्ट्रिक्शन एंडो या एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम, इस एंजाइम की हेल्प से हम इस डीएनए को स्पेशल पॉइंट पे कट कर सकते हैं। ओके, हेलो, समझा यहां तक? क्लियर है सारे पॉइंट? इतना पोर्शन अभी तक के हम लोग यहां पर स्टडी कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें अभी तक के हम लोग यहां पर स्टडी कर चुके हैं। चलो वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम, और आगे का पोर्शन देखेंगे। तो हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी जो है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हेलो, एक्सक्यूज मी, तो इसमें हम लोगों को कैसे एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है ये जानना है। तो इसमें सबसे पहले जो भी जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डीएनए, क्या चीज, जो डीएनए है उसको हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट होने के बाद उसको कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद वहां पे आता है एम्प्लीफिकेशन। तो अब ये सारी प्रोसेस जो यहाँ पे होने वाली है इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा क्या चीज, बताइए, कल पढ़े थे हमने। इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं टूल्स। तो टूल्स में हम लोग जब कल यहां पर स्टडी कर रहे थे तो ऐसे कौन कौन से टूल्स है जो यहाँ पे हमारे काम के होते हैं। तो टूल्स पे यदि हम जाते हैं, क्या चीज, यदि हम टूल्स पे जाते हैं तो टूल्स में हम लोगों ने कल जो स्टडी किए थे, टूल्स पे हम लोगों ने कल जो स्टडी किए थे जिसमें हमने देखे थे क्या चीज बेटा, यहां पे हम लोगों ने टूल्स में जो स्टडी किए थे, पहली चीज तो वेरी गुड, सबसे पहले फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टूल है जिसे क्या कहते हैं, एक एंजाइम। लेकिन क्या सिर्फ एंजाइम से ही काम चल जाता है क्या? नहीं, अब एंजाइम में भी कौन सा, एक काटने वाला एंजाइम और एक जोड़ने वाला एंजाइम दोनों भी चाहिए। कटिंग और ज्वाइनिंग दोनों के लिए भी यहां पर एंजाइम चाहिए। फिर इसके बाद क्या आता है, वेरी गुड, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है ज्वाइनिंग एंजाइम है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कटिंग एंजाइम है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां पर इस एंजाइम्स के बारे में स्टडी किए थे। तो जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे थे टूल्स, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक तो पहले तो होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, और होस्ट ऑर्गेनिज्म होने के बाद हमको कॉम्पिटेंट भी करना पड़ता है इसे। तो कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है ये हम आगे चल के समझेंगे। एंजाइम्स चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, कटिंग एंजाइम, ये सारी चीजें चाहिए। और ये सब होने के बाद एक वेक्टर भी तो चाहिए जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में हम एक प्लाज्मिड पढ़ेंगे जिसे कहते हैं PBr322, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखेंगे बेटा, क्या होता है। फिर एक आइडियल वेक्टर जो है वो क्या हो सकता है, और एक आइडियल वेक्टर होने के कुछ फीचर्स है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जीन को हमको एम्पलीफाई करना है तो जीन एम्पलीफिकेशन का एक मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम पीसीआर को पढ़ेंगे। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या चीज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हम लोग जानेंगे। तो इतने सारे पार्ट्स हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है, जिसमें कल हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्टडी किए थे, जो कि 1963 में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए इकोलाई से एक एंजाइम डिस्कवर्ड किया, जो
बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्टेड कर रहा था दो तरीके से, या तो उस डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा या फिर डीएनए को काट देगा। तो मिथाइल ग्रुप को ऐड करने वाला एंजाइम हमारे कोई काम का नहीं था, बट हमारे लिए जो काम का निकला डीएनए को काटने वाला एंजाइम, वो हमारे काम में निकला, काम का निकला, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। अब ये जो एंजाइम है जो डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर रहा था, कहीं पे भी नहीं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही कट कर रहा था। ओके, तो सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ वो था हिंड टू। नाम क्यों दिया इसका हिंड टू? हिंड में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, नाम सुने होंगे आपने। इस वायरस से एक एंजाइम डिस्कवर्ड किया, HIN, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिज नेम होता है, डी सेकेंड। तो ये स्ट्रेंड है और नंबर ऑफ डिस्कवरी 2 है इसकी। तो उस तरह से उसका नोमेनक्लेचर भी दिया जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़े थे। ओके, तो नोमेनक्लेचर कैसे होता है, दोनों भी चीजें एक ही जगह पे मैंने कवर अप करा दिया बेटा आपका। जैसे ई कोलाई को हम एस्चेरिशिया कोलाई कहते हैं, तो इससे एक एंजाइम जो डिस्कवर्ड हुआ उसको हम कहते हैं इको RY1। ई कोलाई ये जेनेरिक नाम है एस्चेरिशिया, और कोलाई का को ले लिए, RY स्ट्रेन का नाम, और नंबर जो डिस्कवरी है उसको हम रोमन डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो R इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। जैसे हमने, अब ये स्ट्रेन आपको नहीं समझ में आता, ये याद नहीं आ रहा होगा, तो एक एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े थे ग्रिफिथ का। तो ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया का यूज किया था और उस बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। और इस बैक्टीरिया की दो टाइप की स्ट्रेन होती है, एक S टाइप और एक R टाइप। S जो कि स्मूथ और R जो कि रफ था। तो S को हमने टॉक्सिक स्ट्रेन माने थे और R को हम नॉन टॉक्सिक, मतलब इसको वायरुलेंट और इसको नॉन वायरुलेंट माने थे, याद है। तो ऐसे स्ट्रेन होता था, ऐसे ही इकोलाई बैक्टीरिया का भी स्ट्रेन होगा। और इस बैक्टीरिया से यदि हम कोई एंजाइम को आइसोलेट करते हैं तो उसको हमको नोमेनक्लेचर भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से इको R1 क्या हो गया, इको R1। तो R जो है स्ट्रेन और सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ, तो रोमन डिजिट में हम उसके नंबर दे देते हैं। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये न्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करता है। 2 काइंड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, तो उसमें हमने एक्सो और एंडो न्यूक्लियस पढ़ लिए थे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये रिकॉग्नाइज जो करता है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन पे रिकॉग्नाइज करता है, और काटने के बाद डीएनए में एक एंड बना देता है। जैसे डीएनए इसको काटेगा तो इसमें एक एंड बना देगा इस तरह का। तो इसको क्या कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, स्टिकी एंड। या फिर इसको, इस डीएनए को काटेगा तो बराबर ऐसे 2 टुकड़े में काट देगा, या फिर इस डीएनए को काटेगा तो ये ऐसे 2 टुकड़ों में काट देगा। तो इस एंड को स्टिकी एंड और इस एंड को ब्लंट एंड कहते हैं। कैसे काट रहा है उस पर डिसाइड करता है। ओके, तो ये डायग्राम से कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देख लिए थे। फिर आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो अब देखो बेटा, इस कंसेप्ट को समझेंगे हम। डीएनए लाइगेज का रोल क्या है, तो देखो सपोज ये एक ह्यूमन सेल है। एक काम करते हैं, यहां से ना इरेज हो जाएगा, यहाँ पे जाते हैं। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, अभी हम लोग यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि सपोज ये एक ह्यूमन सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसका डीएनए है। अब इसके डीएनए को हमने यहां से बाहर निकाला। अब डीएनए छोटा सा तो होगा नहीं, इतना बड़ा होगा। अब इतने बड़े डीएनए में से यहां पर ये वाला जो पॉइंट आप जो देख रहे हो, या फिर ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो, सिर्फ इतने जगह पर ही एक ऐसा सीक्वेंस प्रेजेंट है
जो हमारे काम का है। तो क्या इंटायर डीएनए हम अपने आगे के एक्सपेरिमेंट में लेने वाले हैं क्या? नहीं। ओके। तो क्या करना पड़ेगा हमको? सिर्फ इतना ही पोर्शन को चाहिए। तो इतने पोर्शन को लेने के लिए हम इस जगह पे हम कट कर देते हैं इसको। इधर से भी काट देते, इधर से भी काट देते। कौन सा? विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। काटने के बाद ये जो जीन सीक्वेंस है ये आपने ये वहां से निकाल लिए। अब यदि आपने इसको ऐसा निकाले और यदि आप चाहो कि इसको उठा करके इस बैक्टीरिया में डायरेक्ट इंसर्ट करा दो, तो ये इंसर्ट तो हो जाएगा, लेकिन बेटा बैक्टीरिया के सेल का खुद का अपना एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, खुद का एक मशीनरी होता है। तो यदि आपने इसको डायरेक्ट इसमें इंसर्ट करा दिए तो अब ये बैक्टीरिया उसको अपने अंदर थोड़ी रहने देगा, वो तो उसको वहीं पे मार देगा ना। होगा कि नहीं, ऐसा बताइए। ऐसा एक स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो आपको अच्छे से समझेगा। जस्ट वेट, मैं एनसीईआरटी शेयर करता हूँ। किधर है एनसीईआरटी मेरे पास? कौन से नंबर का चैप्टर बताओ बेटा ये? 8वां है क्या? चैप्टर 11 है ना? 11 111 आएगा फिर बायोटेक। हाँ, गॉट इट। ये मिल गया एनसीईआरटी। तो देखिए यहां पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहां पे जो दिया हुआ है, कई बच्चों को ना बेटा ये वाले पैराग्राफ समझ में नहीं आते। यहां से लेके ये आखिरी तक के जो है ये समझ में नहीं आता। इसको हम एक बार समझते हैं बेटा, भी अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि पढ़ लो, कुछ पूछना है तो पूछो, बट मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पूछा। अब मुझे मालूम है कि बाद में आपको प्रॉब्लम आएंगी, तो मैं हूं, मैं आपको खुद से एक बार ये रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने कोई वैक्सीन का प्रोडक्शन कर लिया, आज कोई एंजाइम्स हमने बना लिए, या जो भी बायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस किए, या एंटीबायोटिक हमने प्रोड्यूस किए, तो ये कैसे हो पाया? और वो भी लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस कर पा रहे, तो वो कैसे? तो पहले तो बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्चुअल डेवलपमेंट कहाँ से हमें समझ में आया? तो ये जो डेवलपमेंट है ये हमें समझा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज से। क्योंकि देखो, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता। ये इस पैराग्राफ में समझाया हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक आइडिया को लेकर के हमने क्या किए, ब्रीडिंग किए। और जब हमने एनिमल ब्रीडिंग किए तो उसमें हमको कुछ कैरेक्टर्स जो है वो देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसमें डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों भी कैरेक्टर आ रहे थे। तो फाइनली उसके लिए हमने डीएनए पे गए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने जीन क्लोनिंग और जीन के ट्रांसफर वाले कंसेप्ट पे फोकस किए। और फिर इस तरह से जो डिजायरेबल जीन है बिना किसी अनडिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस किए एक टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करा पाए, और जो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए वो ले पाए। आपने देखे होंगे गोभी हर सीजन में आता था कि पहले नहीं आता था ना? आता था या नहीं आता था? मतलब नॉट ओनली गोभी, कोई भी वेजिटेबल्स की आप बात कर लो, कद्दू हो गया, गोभी हो गया, ऑल ईच एंड एवरीथिंग हर सीजन में नहीं आती थी। तो हमने क्या किए, या फिर आप देखो एक टोमेटो की बात करो, पहले के टोमेटो जो होते थे उसके लिए अलग से थैला ले जाना पड़ता था ताकि वो खराब ना हो जाए, और लाने के बाद वो उसका जो सेल्फ लाइफ रहता था ओनली 2 डेज का ही होता था। आज के टाइम पे टोमेटो देखो, आप 2 वीक से ज्यादा भी यदि रख लो तो उसको कुछ नहीं होता। कभी कभी तो 1 मंथ तक के भी आप रख सकते हो। और जरूरी नहीं कि वो थैले में नीचे भी दब गया यदि तो उसको कुछ हो, कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्या है? तो वहां पे बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई हुई बेटा।
मतलब कुछ तो भी वहां पे टेक्निक्स है ना, तो वहां पे क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई डीएनए को काटना है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म, इसके डीएनए को काट दो, और काटने के बाद इस डीएनए में जो हमारे काम का है उसको वहां से निकाल लो और किसी और में पहुंचा दो। तो क्या, यहाँ पे देखो, यदि आपने कोई भी एक पीस ऑफ डीएनए, यदि इस पीस ऑफ डीएनए को काटे, और काटने के बाद यदि इसको आपने ट्रांसफर किए एक किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, तो पहली चीज तो ये जो पीस ऑफ डीएनए है उसने उस ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई करना चाहिए। मल्टीप्लाई होने के बाद यदि ये सेल जब डिवाइड होती है तो उसकी जो प्रोजेनी सेल जो बनेगी उसमें भी वो पीस ऑफ डीएनए जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही है ना बेटा, क्योंकि फिर उसके बाद ये सेल में जब डिवाइड होगा तो वो जो हमारा डिजायरेबल डीएनए वो इस सेल में भी जाना चाहिए, तभी तो हमारे को काम का है। नहीं तो फिर क्या हर बार आप जीन क्लोनिंग करोगे क्या? आसान मेथड है क्या? बहुत पैसा लगता है इसके लिए, बहुत टाइम भी देना पड़ता है, और थोड़ी सी गलती में रिजल्ट जो है वो सही नहीं आते, तो फिर क्या करोगे? समझे? हेलो, कंसेप्ट समझा के क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अरे रिस्पॉन्स करो जल्दी से, आज भी बहुत कम बच्चे दिख रहे क्लास में। 4 बच्चों का रिस्पॉन्स आया अभी तक के। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो जितने भी बच्चे हैं क्लास में। ये पैराग्राफ कई बच्चों को नहीं समझता है, मैं जानता हूँ। ये इसका मीनिंग ही नहीं समझता यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 12 बच्चों का रिस्पॉन्स आया। किसी के डाउट है या नहीं समझा तो वो हैंड रेस करेंगे, बाकी चैट में रिस्पॉन्स करो समझा करके। मुझे भी मालूम होना चाहिए ना कि आप क्लास में हो। अब कई बच्चों के एग्जाम चल रहे तो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों की दिवाली खत्म नहीं हुई है। 20 बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया। चलो, आ रहा है रिस्पॉन्स, आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है रिस्पॉन्स, बढ़िया, वेरी गुड। प्रथमेश को थोड़ा थोड़ा नहीं समझा। रैली का सुबह सुबह एग्जाम रहता है। गुड। बाकी लोगों का क्लियर है। समझ जाएगा बेटा प्रथमेश, जो थोड़ा थोड़ा नहीं समझा ना वो पूरा पूरा समझ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। चलो, सभी बच्चे के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। चलो, इसी के साथ साथ बेटा मैं आपको एक टास्क भी देना चाहता हूँ। आप बोलोगे लो, फिर से एक नया टास्क, पहले की तो नहीं हुए, अब नया क्या दोगे बोले। हम्म। देखो, टास्क नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली हमारा जो रिवीजन शेड्यूल जो चालू होने वाला है, तो ये जो रिवीजन शेड्यूल है, तो अभी जैसे कि हम एक टेंटेटिव डेट पकड़ के चलते हैं कि सपोज 15 नवंबर से, नवंबर ही चल रहा है ना, 15 नवंबर से हम रिवीजन चालू करते हैं। तो 15 नवंबर से रिवीजन जो चालू होगा, तो इसका मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा बेटा, बाद में दूंगा, कल याद दिलाना, कल मैं आपको ट्राई करता हूँ कि बायोलॉजी का शेड्यूल कैसे रहेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, तो हर दिन में क्या क्या होने वाला है, ऐसा मैं आपको एक बायोलॉजी का एक शेड्यूल जो है शेयर करूंगा। तो उसमें आपको एक आइडिया रहेगा क्या करना है। तो बट ये आइडिया तो आपको मिल गया, बट क्या है, एक दिन में आप उतना सारा पढ़ पाओगे और डाउट निकाल के पूछ पाओगे क्या? नहीं। तो अभी आपके पास देखो बेटा, नहीं तब भी, मतलब 3 से 4 दिन, 5 दिन, या जो भी हमारा ये वीक है, इस वीक में आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, इस वीक में ऐसे एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहे, ये सारा, ठीक है बेटा, इसके स्क्रीनशॉट लो और मुझे शेयर करते जाओ। तो मैं डेली क्लास में थोड़े थोड़े जो भी आपके डाउट है वो मैं लेते जाऊंगा। या फिर हम एक काम करते हैं, फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन आपके इस तरह के डाउट, यदि हमारा बायोटेक हो गया
तो इस दिन पे मैं आपका ये जो ऐसे एनसीईआरटी स्टेटमेंट जो नहीं समझ रहा है वो वाले डाउट ले लूंगा। बट इसके लिए आपको मुझे शेयर करना पड़ेगा। कहाँ शेयर करोगे? डायरेक्ट टेलीग्राम पे शेयर करो। ठीक है बेटा। तो ढूंढो आप एनसीईआरटी के पेज पलट के। ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर पढ़ोगे और पूछोगे, क्योंकि देखो इस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलता कि हम एक एक डाउट क्लियर कर पाए। समझ रहे हो? क्योंकि इस टाइम पे एमसीक्यू डाउट भी रहेंगे, थ्योरी डाउट भी रहेंगे, एनसीईआरटी डाउट भी रहेंगे, तो क्या क्या क्लियर होगा आप ही बताओ। और ये आपकी एक मतलब एक बहुत ही पीक टाइम होता है आपका, बहुत प्रीमियम टाइम हम कह सकते हैं। और ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपने अपने आप को जितना झोंक दिए उतना अच्छा आपका सिलेक्शन होगा। और यहीं से आप और हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये आपको खुद को यहाँ पे पता चल जाता है। और यदि ऐसा लगता है कि यार हम डेंजर जोन में हैं, तो यहाँ पे जो बच्चा मेहनत किया है उसका पक्का सिलेक्शन हुआ। और जिसको ऐसा लगता है अरे वाह अब तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, तो उसने अपनी मेहनत छोड़ दिया, तो वो भी सिलेक्ट होते होते रह गया है। तो ये आपका एक ऐसा पिक टाइम है जिसको आपको 100% देना है और अटेंड करना है। समझ गया बेटा? हेलो। तो उसके लिए आपके पास अभी 15 तारीख तक के का टाइम है। आप ट्राई करो कि जो भी आपके एनसीईआरटी डाउट है वो आप मुझसे पूछो और सारी चीजें क्लियर कर लो। ओके। हेलो। हो जाएगा। डेली चाहो तो एक एक डाउट पोस्ट करते जाओ। मैं डेली आपके एक एक डाउट क्लियर कराते जाऊंगा। और नहीं तो चॉइस आपकी है, एक साथ पूछ लो। जब टाइम लेंगे तो एक दिन हम डाउट का शेड्यूल निकालेंगे। बट नहीं निकल पाया तो आपके डाउट डाउट बन के रह जाएंगे। टेलीग्राम पे शेयर करो बेटा। आर्यन बेटा वो हो जाएंगे, उसका टेंशन मत लो। इसलिए मैंने बोला ना, हम एक टेंटेटिव डेट पकड़ के चल रहे हैं, डेट आगे पीछे भी हो सकता है। बट हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं ना अभी। तो अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा। हाँ बेटा, एग्जाम मई में ही होगा इस बार। एक्सक्यूज में। चलो तो बड़े आगे चालू करें, क्या पढ़ना चाह रहे थे हम लोग उसको देखें, फोकस करें उस चीज पे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे। हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे थे वो ये वाला था कि यदि हमें कोई भी एक डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए किसी सेल से चाहिए, तो हमने उस सेल से निकाल के आइसोलेट कर लिया। और आइसोलेट करने के बाद यदि इस डीएनए को हम चाहे तो डायरेक्टली उठा के यहाँ पे ऐड कर देते किसी भी एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में। होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये जो है ये डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए, डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए है। तो क्या ये इस होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद मल्टीप्लाई कर पाएगा? यस और नो? क्या ये ट्रांसफर हो पाएगा अपनी प्रोजेनी में? हेरिटेबल हो पाएगा या नहीं? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो बेटा इसका आंसर है नो। क्या है? नो। उसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहां पर, ये वाला। डू यू नो लाइकली फैट ऑफ पीस ऑफ डीएनए? फैट ऑफ पीस ऑफ डीएनए मतलब
डीएनए का क्या महत्व है, कोई बच्चा मुझसे पूछा फैट ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है, तो बट यहाँ पे मीनिंग ये निकलता है बेटा कि उस डीएनए का एडवांटेज क्या है, क्या वो डीएनए वहां पे जाने के बाद उसका एक्टिविटी क्या होने वाला है, ये चीज हम देख रहे हैं। तो जो फैट और पीस ऑफ डीएनए है, यदि हमने ट्रांसफर किए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, एलियन ऑर्गेनिज्म मतलब फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये एक सेल किसी एक ऑर्गेनिजम्स का एक सेल को लेकर के हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की दूसरी सेल में हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अब देखो आप खुद बताओ कि हमारा बॉडी है, ठीक है, उधर इधर ध्यान दो, हमारा बॉडी है, यदि हम यहां पर देखें कि यदि बाहर से कोई जर्म्स या पैथोजन हमारे बॉडी में जाता है, तो बाहर से कोई जर्म्स या कोई पैथोजन जब हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है क्या, नहीं करता ना, उसको वहीं पे मार देता है या फिर उसको वहां से बाहर फेंक देता है। कफिंग, स्नीजिंग, लॉफिंग या जो भी होता है, या फिर आपके बॉडी में कोई जर्म्स गए तो केमिकल से क्रिएट होकर उसको वहीं मार देंगे, ठीक है नहीं, तो जो डीएनए बाहर से हम अपने बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो उस पे भी तो ऐसे ही होगा। ये यही दिया हुआ है, इसका मीनिंग यहाँ पर है कि यदि हम लोगों ने यहाँ पर, किधर गया मेरा पेन टूल, हाँ, तो यहाँ पे पहली चीज तो एलियन ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया होगा आपको। तो ये पीस ऑफ डीएनए यदि इंट्रोड्यूस किए तो पहली चीज तो उसमें जाके वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा और ना ही वो अपने प्रोजेनी सेल में ट्रांसफर हो पाएगा और ना ही वो उसमें इनहेरिटेड हो पाएगा। लेकिन यदि हमने इसको इंटीग्रेट किए इनटू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट, देखो ये स्टेटमेंट समझना है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ध्यान से देखना। when it get integrate into the genome of recipient, it may be multiply and be inherited along with the host DNA। इसका मीनिंग क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है, जानता हूं बेटा ये वाला स्टेटमेंट भी कई बच्चों को नहीं समझता है, इसलिए आज मैं आपको वो कंसेप्ट समझा रहा हूं जो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो अब देखो, ये एक ह्यूमन सेल थी, ये इसका न्यूक्लियस था, इसके अंदर इसका डीएनए था, इस डीएनए को यहां से हमने बाहर निकाल लिए, बाहर निकालने के बाद ये एक जीन है जिसको हमने एंजाइम से कट करके बाहर कर दिए, और हम चाहते हैं कि ये एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स है, इसमें इसको अंदर इंट्रोड्यूस करा दे, तो ये तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस होस्ट ऑर्गेनिजम्स का एक खुद का एक पीस ऑफ डीएनए हम वहां से ले लेते हैं, ये वाला यहां से हमने बाहर निकाले, क्योंकि ऐसे ये इकोलाई बैक्टीरिया ना, तो ये इकोलाई बैक्टीरिया एक ही नहीं होंगे हमारे सेल में, बहुत सारे रहेंगे, तो कोई एक इकोलाई बैक्टीरिया में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे इकोलाई बैक्टीरिया से हम उसका प्लाज्मिड जो है उसको हमने बाहर निकाल लिए। प्लाज्मिड भी एक जीनोम ही है बेटा उस बैक्टीरिया का, इस प्लाज्मिड को भी काट दिया हमने, काटने के बाद ये जो प्लाज्मिड है, ओके, इसमें हमने क्या किए, जो हमारा ये जो डीएनए था, डिजायर डीएनए, उसको इस प्लाज्मिड के साथ क्या किए बेटा, इंटीग्रेट कर लिए, मतलब ज्वाइन करा लिए, ओके, ये ऐसा क्या होगा, ये ऐसा ज्वाइन हो जाएगा। क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, जस्ट वेट, पेन लैग कर रहा है मेरा, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे थे हम, है ना, तो क्या हुआ यहाँ पर, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, जस्ट वेट।
चलो देखते हैं, प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही है अभी। ठीक है, प्रॉब्लम में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम में बढ़ जाएगी। ठीक है, अपने कंसेप्ट को समझते हैं। तो अब क्या है, हमने यहाँ पर ये जो ह्यूमन का स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है, इसको हम बैक्टीरिया के जीनोम या बैक्टीरिया के डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहेंगे, उसके साथ हमने इंटीग्रेट कर लिया। तो इस तरह से बना हुआ ये वाला जो डीएनए है, ये दो दो डीएनए मिक्स है ना, तो उसको हम आरडीएनए कहते हैं, हाइब्रिड डीएनए है ये। क्या कहलाएगा ये? इसको हम हाइब्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? इसे हम हाइब्रिड डीएनए कहेंगे। बहुत लैगिंग हो रही है यार यहाँ पर। हाइब्रिड डीएनए। अभी तक के देखो, मैं पीसी में यूज कर रहा था तो इतना प्रॉब्लम नहीं आया, लैपटॉप में प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। इसके पहले पीसी में बढ़िया चल रहा था, अभी लैपटॉप में जब से यूज कर रहा हूँ आज प्रॉब्लम आया अभी इतने दिनों में। देखते नहीं तो वापस से पीसी पे ही चले जाएंगे हम लोग। तो अब देखो, एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि ये जो बना, क्या बना? हाइब्रिड डीएनए बना, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा के हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने यदि इसके अंदर इंसर्ट कराए, इंटीग्रेट करा के, तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है अंदर। और जब ये बैक्टीरिया एक नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा तो वो उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो सकता है। फिजिक्स क्लास में भी लैग हो रहा था क्या? ये आज ही हो रहा था क्या ऐसा? क्योंकि हाँ, मेरे साथ भी आज जो मैंने 11 बजे के पहले का जो क्लास लिया ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जूम का प्रॉब्लम है। ओके। जूम का प्रॉब्लम, हाँ, जूम की वजह से मेरा पीसी जो है और सिस्टम, ये लैपटॉप भी इतना हीट करता है कि पूछो मत। मैंने अभी नया लैपटॉप बुलाया, मैंने रिप्लेस में डाल दिया। इसके पहले मैंने डेल का लैपटॉप बुलाया था। ठीक है। और अभी दूसरा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो, अब चलो जूम का कोई प्रॉब्लम भी है तो यदि 16 GB रैम है और इतना अच्छा उसका, और एसएसडी वाला लैपटॉप, मैंने टच स्क्रीन वाला लैपटॉप बुलवाया हूँ। ठीक है। तो अब मैं ये कंसीडर करूंगा ना कि वो अच्छा चलना चाहिए, चाहे वो जूम रहे या कुछ भी रहे। अभी मैंने रिप्लेस में डाला हूँ उसको। ठीक है, नहीं तो रिटर्न डाल दूंगा। तो इसके पहले मैंने एक रिटर्न करवा दिया हूँ, एक लैपटॉप बुला के रिटर्न करा दिया, अभी ये दूसरा है ये। उसके पहले मेरा एक जो दूसरा लैपटॉप हुआ करता था, उसका मदरबोर्ड ही खराब हो गया। फिर मैं पीसी से काम किया बहुत टाइम तक, फिर वापस लैपटॉप पे आया हूँ। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा है। पीसी भी खराब करता है जूम? 6 महीने चलाओ और वारंटी में वापस कर देना, ऐसा करे क्या? हाँ, ये बात भी सही है। चलो देखते हैं, अभी तो रिप्लेस में डाला हूँ, फिर से रिप्लेस करा के देख लेते हैं। प्रॉब्लम आई तो फिर उसके बाद सोचेंगे। तो देखो, हम क्या देख रहे थे, ये वाला स्टेटमेंट समझाया मैंने भी आपको। क्या देखिए हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यदि इंटीग्रेट किए जीनोम ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब जो इकोलाई बैक्टीरिया था ना, ये जो हमारा होस्ट है, होस्ट को हम रेसिपिएंट कह रहे हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी बेटा। बायोटेक्नोलॉजी कहने में आसान है, बट एनसीईआरटी से समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर नहीं रहती। यदि आपका वो टर्मिनोलॉजी क्लियर रहा तो आपको ये बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो इसलिए मैं आज आपका ये वाला जो पार्ट हो गया ना, उसका टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर करा रहा हूं। ठीक है। तो देखो, जीनोम ऑफ रेसिपिएंट मतलब जो होस्ट सेल, उसकी बात हो रही है। उसके जीनोम को हमने बाहर निकाले, उसको काट के जो हमारा डिजायर्ड सेगमेंट डीएनए उसके साथ जोड़ दिए। जब जोड़ दिए तो क्या बन गया? वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको उठा के उसके अंदर वापस पहुंचा दो। पहुंचा दिए। अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा बताओ?
मैं वीडियो बंद करके क्लास लेता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि क्या है, इससे हीट ज्यादा कर रहा है, और जब हीट हो रहा है तो वो फिर लैग कर रहा है। हाँ बताओ बेटा। जब रेसिपिएंट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट किया तो वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और वो इनहेरिटेड भी हो रहा है होस्ट डीएनए में। उसके साथ साथ वो आगे उसकी प्रोजेनी के साथ आगे जा भी रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे जो हमने ये वाला जो जीन हमने यहाँ पे ऐड किए थे, तो इसका काम पर्टिकुलर जो प्रोटीन बनाना था वो उसके बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद वो वही प्रोटीन बनाएगा। जैसे आज हम इंसुलिन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ह्यूमन के समान जो इंसुलिन आज हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, पहले देखना, हम पिग के पेनक्रियास से इंसुलिन का आइसोलेट करते थे, निकालते थे और लोगों को इंजेक्ट करते थे, बट ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता था, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट मिलते थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने चाहा कि जैसा ह्यूमन में जो इंसुलिन बनता है वैसा ही हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया मालूम है, ह्यूमन के पेनक्रियास से हमने उस जीन को वहां से आइसोलेट कर लिया जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा था, उसको लेके हमने इस इकोलाई बैक्टीरिया में इंसर्ट करा दिए। अब ये इकोलाई बैक्टीरिया बेटा विद इन अ मिनट मिलियन ऑफ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? तो मिलियन ऑफ प्रोटीन इंसुलिन हमें बहुत कम टाइम में मिल जाएंगे, और वैसा ही इंसुलिन मिलेगा जैसा हमारे ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन बनता था। समझे? समझे? तो ये बात है बेटा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ऐसे ही तो बेटा कोविड भी आया है। आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज समझ में आएगी बेटा। देखो अभी यहाँ पर कहाँ पहुंच गए थे हम लोग। इसको थोड़ा जूम तो नहीं करना है, चलेगा ना कि जूम करूं? थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, तो अभी देखिए कहाँ पहुंच गए हम लोग। इनहेरिटेड किया, मतलब जो एलियन पीस ऑफ डीएनए था वो अब उसके क्रोमोसोम का पार्ट बन गया जो हमारा होस्ट था, और उसमें अब एबिलिटी आ गई रेप्लिकेट करने की। लेकिन अब एक और क्वेश्चन है बेटा, एक और क्वेश्चन है। ये वाला पिक्चर याद रखना, ठीक है? इस पिक्चर्स में मैं इधर समझाऊंगा। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि हम इस बैक्टीरिया से, ठीक है, इस प्लाज्मिड को यहां से हमने बाहर निकाल लिया, निकालने के बाद इस प्लाज्मिड को हमने काट दिए, काटने के बाद इसमें हमने अपना जो जीन है वो इंसर्ट करा दिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको कहीं से भी काट सकते हैं क्या? यस और नो। क्या हम इसको कहीं पर भी इंसर्ट करा सकते हैं क्या? यस और नो। नो, वाई? क्या होगा यदि इंसर्ट करा देंगे, कहीं से भी काट देंगे तो? वाई? वाई खुशी? वाई नीनाथ? ओके, मजा आ रहा है यार आपके रिस्पॉन्स देख के। वेरी गुड नीनत, यू आर 100% करेक्ट। देखो बेटा, ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड के पास ऐसे अलग अलग टाइप के जीन है यहाँ पर। ये ऐसे इसके पास अलग अलग टाइप के जीन है। यदि आप इसको कहीं से भी काटो, काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यदि आप इसको कहीं से भी काट दोगे तो इसके पास एक स्पेशल टाइप का ये सीक्वेंस होता है, इसको ORI सीक्वेंस कहते हैं। इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यदि आपने प्लाज्मिड में इस जगह पे कट करके आपने इस डीएनए को इस जगह पे इंसर्ट किए, और इंसर्ट करने के बाद यदि ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है और इसको आपने इसके अंदर यदि
इंट्रोड्यूस कर दिए तो ये रेप्लिकेट नहीं होगा। देयर इज नो रेप्लिकेशन। तो आगे यहाँ पे यही दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस जो होता है, यदि हम देखें तो उसमें रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए एक स्पेशल पॉइंट होता है जहां से वो रेप्लिकेट कर सकता है, और वो किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए को उसमें इंसर्ट कराए तो उस डीएनए को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए क्या नीड होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को छोड़ के आप डीएनए को यदि लिंक कराओगे तो एलियन पीस ऑफ डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, और यदि आपने उसको ही काट दिए तो फिर वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। और यदि होस्ट ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई होता है तो उस मेथड को हम क्लोनिंग कहते हैं। आइडेंटिकल कॉपीज बनेगी उस टेम्पलेट डीएनए का। तो ये बेटा दोनों भी पैराग्राफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हर बच्चे को इतने आसानी से समझ में नहीं आते। बट आई होप आपको अभी ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं ये चाहता हूं बेटा कि आप खुद से एक बार ये वाले सारे स्टेटमेंट को रीड करो। कहां से पढ़ोगे? लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एनसीईआरटी है सभी के पास? है? तो यहां से लेके आप यहां तक के पढ़ोगे। नहीं है तो ये है, ठीक है, यहां पढ़ लो, फिर मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर लूंगा थोड़ी देर बाद। और किसी को कोई लाइन और कोई स्टेटमेंट में यदि डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इतना पढ़ के हो गया तो स्क्रॉल डाउन कर दूंगा मैं। देखो, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। और पढ़ो ऐसा कि ये सारी चीजें अच्छे से याद हो रही है आपको, एक एक लाइन क्लियर हो रही है, इस तरह से पढ़ना है। या कोई लाइन या स्टेटमेंट नहीं समझता तो अभी पूछ लो बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं बाद में चल के प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में, पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आता है, इसलिए अच्छे से क्लियर कर लो बेटा अभी।
चलो डन का मैसेज आ गया सभी लोगों का। नीनद का एक कहना है कि ये डू यू नो वाला समझाना है। देखो बेटा क्या दिया है यहाँ पे, डू यू नो द लाइकली फैट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पे ये कहा है कि यदि मान लो ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है, यदि हमने इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या ये मल्टीप्लाई कर पाएगा यदि डायरेक्टली ट्रांसफर किए तो? नहीं। क्या ये इनहेरिटेड हो पाएगा? नहीं। तो यही चीज यहाँ पे समझाया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट 6 लाइन नहीं समझिए गणेश को। ठीक है बेटा। नीना ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? चलो नीना का क्लियर हो गया। गणेश का एक डाउट आ रहा है। कौन सा बेटा गणेश? ये वाला क्या? ये वाला? 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिशनल वाला है क्या? हाँ ठीक है। ट्रेडिशनल देखो, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर मतलब क्या होता है देख लो। ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है कि देखो, एक बुल हो गया और एक काऊ हो गई, दोनों के बीच में मैटिंग करा दी। ये नॉर्मल बुल और नॉर्मल काऊ है, तो ये ट्रेडिशनल हो गया ना। मैटिंग कराने के बाद काऊ जो है, ठीक है, अब ये प्रेग्नेंट हो गई और उसने काफ जो प्रोड्यूस की, तो कौन सा करेगी? ये वाला बुल नॉर्मल था, ये काऊ भी नॉर्मल थी, बट हमने रैंडम सेलेक्ट किए थे, लेकिन हम चाहते कि ये अच्छा एक सुपेरियर है और ये भी सुपेरियर है, और सुपेरियर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए, बट काप तो नॉर्मल आ गया और एक काप जो है वो सुपेरियर आ गया। तो इस सुपेरियर वाला तो हम सिलेक्ट कर सकते बट नॉर्मल वाला नहीं कर सकते, तो डिजायर कैरेक्टर भी आ गए और अनडिजायरेबल वाले भी आ गए, तो इसको ट्रेडिशनल ब्रीडिंग कहते हैं। ये ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर है, चाहे प्लांट या एनिमल किसी में भी कर सकते हो। तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो अनडिजायरेबल जीन भी उसमें जा रहे हैं ना बेटा, डिजायरेबल के साथ। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ डिजायरेबल ही चाहिए, हमको अनडिजायरेबल नहीं चाहिए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो काम का जीन है उसको काट के रख लो और जो काम का नहीं है उसको काट के फेंक दो। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स खराब हो जाती है और कुछ अच्छी रहती है, खराब वाले को फेंक देते हैं, अच्छा वाले को रख लेते हैं और फिर हम फ्राई कर लेते हैं। ऐसे होता है ना। तो ये दिया हुआ है यहाँ, समझ गया? चलो रेली का एक डाउट था। रेली बेटा अगेन एक बार रिप्लाई दो। हाँ मिल गया। सेकंड पैरा, डीएनए नॉट रेप्लिकेट विद इन द प्रोजेनी। हाँ देखो बेटा, डीएनए प्रोजेनी के अंदर रेप्लिकेट क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन मैं बहुत बार समझा दिया हूं आपको, फिर से दे रहा हूं। किधर गया? कौन सी लाइन थी? डीएनए नॉट रेप्लिकेट विद इन द प्रोजेनी, किधर लिखा दिख नहीं रहा मुझे। ये वाला क्या? किधर है रिली? ये वाला है। यहाँ पे यही कहा है बेटा, देखो, यदि हम वही बात है, यदि ये ह्यूमन का हमने डीएनए लिए और इस बैक्टीरिया में डायरेक्ट पहुंचा दिए, तो डायरेक्ट पहुंचाए तो इसका जो मेटाबॉलिक मशीनरी इसको मार देगा, क्योंकि ये समझेगा कि ये मेरा अपना खुद का पार्ट नहीं है, ये कहीं और से आया वाला है। लेकिन यदि हम इस डीएनए को इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करा देते हैं ऐसे, और फिर इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये समझ ही नहीं पाएगा ये कहीं से दूसरा है, ये समझेगा कि मेरा अपना है, ये इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई होने देगा। और इसके पास मल्टीप्लीकेशन वाला एक जीन सीक्वेंस भी है तो ही मल्टीप्लाई होगा ना। इसके पास मल्टीप्लीकेशन वाला हमने जो सीक्वेंस चाहिए वो तो काट दिया, अलग कर दिया ना, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये है इस चीज का मीनिंग, समझा? ओके, वेरी गुड।
तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ है ये सारा कुछ। लग रहा है ना कि कितना कॉम्प्लिकेटेड था, और रियल में एनसीईआरटी की एक एक लाइन को देखते हो पढ़ने वाला पार्ट था ये। मैं यही चाह रहा था कि कौन बच्चा मुझसे ये पूछता है यहाँ से, कितने को सही में समझ रहा है और कितने को नहीं समझ रहा है। क्योंकि देखो, यदि इसमें आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं ये कंसीडर कर रहा था कि बेटा कोई भी पढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो आप लोग। और यदि मैंने पूछ लिया और आप नहीं बता पाए तो गलत हो जाएगा। तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि इस पैर, क्योंकि उस दिन भी मैंने कहा था कि बेटा पढ़ो, इसलिए मैंने कहा था कि पढ़ो। आप बोले हाँ सर पढ़ लिया, सब क्लियर है। अरे क्लियर है बोलने से क्लियर नहीं हो जाता बेटा, सही में क्लियर होना चाहिए। और नहीं तो फिर बाद में जब रिजल्ट आता ना रोते हैं, एग्जाम आते हैं ना, जब गलती हो जाती है तब समझ में आता कि कहाँ गलती हो गई। समझो, चीजों को समझो अच्छे से। मैं जब तक के हूं आपके साथ, यूज करो ना, एडवांटेज लो उस चीज का। और नहीं तो फिर क्या होगा, कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ना तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाओगे ना मैं आंसर बता पाऊंगा, और फिर एग्जाम आ जाएगा। उससे अच्छा जब टाइम है तो उसका सदुपयोग करो, यूटिलाइजेशन करो, एडवांटेज लो उसका। ओके, प्लाज्मिड वाला क्या बताना बेटा, कौन सा है प्लाज्मिड वाला बताओ रेली। ये वाला थर्ड पैराग्राफ बोल रहे हो? ओके ठीक है ना बेटा, वहां पहुंचे ही नहीं ना अभी तक हम। चलो अब ये वाला पैराग्राफ भी हम देख लेते हैं। अब देखो, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट, क्या दिया है, इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे ये एक ह्यूमन सेल है, ये इसका हमने डीएनए और डीएनए के एक टुकड़ा को काट के बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये बैक्टीरियल सेल है, इसके हमने प्लाज्मिड को निकाल के इसको काट दिए। काटने के बाद दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस तरह से हमने दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे हमने बनाए और क्यों बनाए, क्या रीजन था जो हमने इसको रिकॉम्बिनेंट किए, और ये हमें कैसा पता चला कि इसको हमको रिकॉम्बिनेंट करना चाहिए, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज हुआ तो वो कहां से हुआ, तो वहां पे लिंक कराई हमारे एक साइंटिस्ट है, बोयर, हर्बर्ट बोयर, और कौन, स्टेनली कोहेन। इन्होंने 1972 में ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखे। उन्होंने देखे कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और उस बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जो कहाँ पे, उसके प्लाज्मिड में होते हैं। कभी भी देखना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसके प्लाज्मिड में ही देखने को मिलेंगे। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल। किसके प्लाज्मिड में मिला उनको, साल्मोनेला टाइफीमोरियम, ये बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है। तो अब एक पर्सन है जो बड़ा हैप्पी सा था और उसको टाइफाइड हो गया, और डॉक्टर के पास गया, उसको उसने, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया, नंबर 1 काम नहीं करी, एंटीबायोटिक दिया नंबर 2 काम नहीं करी, एंटीबायोटिक दिया नंबर 3 काम ही नहीं करी। अरे क्या हो गया यार, इसको एंटीबायोटिक काम क्यों नहीं कर रही है। जब जाना तो समझ में आया कि भैया ये जितने भी एंटीबायोटिक मैं इसको दे रहा हूं ना, तो इसके अंदर जो जम जो बैक्टीरिया बैठा हुआ है ये सारे एंटीबायोटिक से रेजिस्ट हो गया है, अब इस एंटीबायोटिक से इस पे काम नहीं आने वाला। तो मुझे बदल के दूसरे एक नए कॉम्बिनेशन वाली एंटीबायोटिक देना पड़ेगा ताकि ये टाइफाइड से मुक्त हो जाए। देखो एक मैंने एक कहानी बताया ये पैराग्राफ को समझने के लिए। अब समझ लो कि बात क्या है। बात ऐसी है कि जो साल्मोनेला टाइफीमोरियम है, ओके, उसका जो प्लाज्मिड होता है, उसके प्लाज्मिड में, जैसे कि सपोज ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का ये एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर बैठा हुआ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। हो सकता है कि ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है।
और यदि हम इस बैक्टीरिया को मारने के लिए एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन देते जाएंगे तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि हम बदल के जैसे कि क्लोरोम्पेनिकॉल एंटीबायोटिक दे देंगे, पेनिसिलिन दे देंगे, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो प्लाज्मिड है, उन्होंने साल्मोनेला के प्लाज्मिड में देखे कि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो अब क्या किए, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको वहां से आइसोलेट कर ली। ये दोनों जीन दिख रहे बेटा, ये जीन को वहां से क्या किया, उसने आइसोलेट कर लिया। बाकी टुकड़ों को फेंक दो, कोई काम का नहीं है। हमारे लिए काम का जो है वो कौन सा है, ये वाला, इसको आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद इस जीन को, ये वाला जो जीन है, उसको एक दूसरा जो पीस ऑफ डीएनए, ये वाला डीएनए, इसके साथ उसने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। ये ऐसे, ठीक है। मतलब कौन सा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उठाया हमने और एक दूसरे प्लाज्मिड के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। और एक दूसरा एक बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई बैक्टीरिया। अब इस जीन को उठा के इस इकोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मुझे बताओ, पहले ये इकोलाई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस था क्या? यस और नो? यस और नो? नहीं, क्योंकि उसके पास नॉर्मली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं थे। बट अभी ये वाला जो यहां से निकाल के इसके अंदर चिपका के इसके अंदर इंसर्ट कर दिए, अब है। अब यदि हम इसको कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो ये एंटीबायोटिक से रेजिस्ट है, तो इस इकोलाई को कुछ होगा क्या? कुछ होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखो, कंफर्म किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, मतलब डीएनए को काटा उसने स्पेसिफिक लोकेशन पे। ओके, देन क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो काटने के लिए क्या यूज किया उसने, मॉलिक्यूलर सीजर। किसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो यहां पे क्या किया, उस पीस ऑफ डीएनए को काटा, लिंक किया प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड डीएनए काम करता है एज अ वेक्टर, जैसे मॉस्किटो है ना। मॉस्किटो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर करता है और मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं होता, आप जानते हो ना। अभी पहले गलत फहमी में थे, अब आप जानते हो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। मॉस्किटो तो एक वेक्टर है, एक कैरियर होता है। तो ऐसी प्लाज्मिड जो है ये एक वेक्टर है, जो छोटे से पीस ऑफ डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी ने भी मॉस्किटो का एग्जांपल लेके ये सारा कुछ समझा दिया है। तो इस प्लाज्मिड का यूज करके हमने डिलीवर किए एलियन पीस ऑफ डीएनए, किसमें, होस्ट ऑर्गेनिजम्स में, और जिसके साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लिंक किया था। अब लिंक करने के बाद जो प्लाज्मिड वेक्टर था, ठीक है, अब उसको जोड़ना है, चिपकाना भी है ना। तो ये प्लाज्मिड है और ये डीएनए, इनको जोड़ना है, तो फेविक्विक की जरूरत है। धागे से बांध दो हम इसको ऐसा, तो चिपक गया। तो चिपकाने वाला एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइगेज एंजाइम। इसको हम क्या कहते हैं, टूल्स। टूल्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ गया, दूसरा वेक्टर आ गया जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, तीसरा लाइगेज एंजाइम आ गया। काट भी दिया और जोड़ भी दिया, और नया कॉम्बिनेशन बना, उसको हम क्या कहेंगे, आरडीएनए कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देन जब इसको ट्रांसफर करते तो किस, उसके साथ क्या चाहिए हमको, होस्ट चाहिए। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो था वो क्या था, इकोलाई था। जब उसमें हमने पहुंचाए तो ये साल्मोनेला का क्लोजली रिलेटेड है। अब क्लोजली रिलेटेड, तो न्यू होस्ट में जब डीएनए आया तो एक और एंजाइम चाहिए, क्योंकि उसका रेप्लिकेशन भी चाहिए ना। तो रेप्लिकेशन किसकी हेल्प से होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी, देन उसका क्लोनिंग होगा। और इकोलाई भी अब जो है वो क्या हो गया, रेजिस्ट हो गया। यार बहुत कंटिन्यू बोल रहा है हूँ मैं, आज आज बोलना नहीं हो पा रहा लेकिन बोल रहा हूँ। तो ये था बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जनरली देखो, मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन जब पढ़ाता हूँ मैं तो बिल्कुल एक एक उसके तार जोड़ देता हूँ आपके माइंड से। अब एक एक लाइन समझ में आ गई ना अच्छे से। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला पैराग्राफ भी आप अभी पढ़ो जल्दी से। विजुअलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझसे पूछो।
क्विकली। एनसीईआरटी नहीं है तो मैं वही एनसीईआरटी का पैराग्राफ निकाल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। पढ़ लो बेटा, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, और पढ़ो ऐसा कि अभी के अभी बिल्कुल आपके ब्रेन के न्यूरॉन बन जाए ये टॉपिक को लेकर के, और याद हो जाए, समझ में आ जाए, कभी भी कोई भी पूछे तो आपको बताते आना चाहिए क्या दिया वहां। ओके, पढ़ के हो गया? नेक्स्ट स्लाइड। चलो पढ़ो बेटा यहाँ से। वैसे आपके पास एनसीईआरटी होंगी तो वहां से पढ़ लो, ना हो तो आप यहाँ से पढ़ लो। यहाँ तक पढ़ लेना बेटा, ये लास्ट के 3 पॉइंट जो क्या दिए ये भी पढ़ लो, नहीं समझते तो पूछो। हाँ बेटा, थर्ड पॉइंट में वही है कि वो अपने प्रोजेनी होने के बाद यदि प्रोजेनी की भी प्रोजेनी बने तो उसमें भी वो एक्सप्रेस होना चाहिए, और वो प्रोटीन बनाना चाहिए जो प्रोटीन पेरेंट में बना रहा था। हो गया बेटा? किसी के कुछ डाउट्स है तो पूछो अभी। ओके, तो बेटा किसी के यदि डाउट नहीं है तो आज हम यहीं तक के देखेंगे, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
अगेन एक बार और पढ़ लीजिए अच्छे से, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्ट है जो आपको अगेन पूछना है, ठीक है, तो कल जब हम मिलेंगे तो डाउट पूछिए। और मैंने आपको एक और तरीका दिया है, ठीक है, रिवीजन शेड्यूल जो हम चालू करने वाले हैं उसके पहले आप एनसीईआरटी पढ़ के जो भी पैराग्राफ आपको नहीं समझता है, इस तरह से आप मुझे पोस्ट करो टेलीग्राम पे, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप जब पोस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा होगा तो मैं स्पेशल ले लूंगा, नहीं तो डेली आपके किसी भी बच्चे के एक एक डाउट जो है यदि मुझे लगते हैं तो मैं क्लास में, या लगता है तो क्लास के अलावा एक्स्ट्रा टाइम दे करके आपके इस तरह से एनसीईआरटी के जो रीडिंग वाले डाउट है, डिक्टेशन वाले जो डाउट है जो नहीं समझते, वो मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बेटा, समझ गए? तो फिर एंड करते हैं आज का क्लास यहीं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, रिवीजन ऑफलाइन होगा। तारेश, बड़े देर के बाद रिप्लाई आया आपका, कहाँ थे बेटा आप? अभी ज्वाइन किए क्या? क्लास में नहीं हो आजकल आप, एक्टिव भी नहीं हो? तबीयत खराब है, क्या हो गया? बेटा हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। टाइफाइड हो गया? साल्मोनेला से बचो, गर्म पानी पियो। अनकुक्ड फूड नहीं खाओ, एज्यूम किया है। टंग में वाइट, टंग वाइट हो गई क्या आपकी? एसिडिटी भी हो सकती है। फैमिली डॉक्टर ने डायग्नोस करो बेटा, विडाल टेस्ट कराओ, समझ में आ जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा। विडाल टेस्ट कराओ, कहीं पे भी जाके खुद से भी करा सकते हो कंफर्मेशन के लिए। चलो तो एंड करें फिर, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।